कई बार ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन दे रहे हैं और एग्जामिनेशन में सक्सेस नहीं मिल रही है। आपने कितने एग्जामिनेशन दिए या फिर एसएससी जेई का ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये सर अब ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है एसएससी जेई, मतलब एसएससी जेई का ये मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था। डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसके लिए क्या अलग से कुछ अपना स्ट्रेटेजी प्लान किए थे? तो काफी स्टिकी नोट्स मैंने लगाए थे क्योंकि डेटा सर इतना याद नहीं होता है। शॉर्ट नोट्स भी बनाते थे? शॉर्ट नोट्स सर, यस सर, शॉर्ट नोट्स मैंने कुछ सब्जेक्ट के बनाए थे और मेरे पास एक हैंडबुक थी। इफेक्टिवली कितने आवर्स की पढ़ाई होती थी? आवर्स तो मैंने सर कभी काउंट नहीं किए। एस्पिरेंट होते हैं कि उनका ड्रीम होता है कि शुरुआत से ही ड्रीम होता है कि मुझे तो जेई सरकारी नौकरी एक निकालनी है और जेई की जॉब करनी है। तो आप कभी एक जगह पे मत रुकिए। हेलो एवरीवन, सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत और गाइज आज आपको मैं मिलाने वाला हूं अनूप से, जिन्होंने एसएससी जेई 2024 में झंडे गाड़ दिए। बिल्कुल जी हाँ गाइज, सिलेक्शन ले लिया और एमईएस डिपार्टमेंट इनको मिला है। सारी की सारी बातें जानेंगे, चाहे उनकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी हो, किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, कितने घंटे उन्होंने पढ़ाई की, इनफैक्ट कौन कौन से क्वेश्चंस, कौन से सब्जेक्ट उनके फेवरेट थे। ये सारी इंपॉर्टेंट बातें जो आपको जानने में इंटरेस्ट है, जिससे कि आपका भी सिलेक्शन होगा और आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा। तो आइए सबसे पहले अनूप से आपको मिलाते हैं। अनूप, आपका बहुत बहुत स्वागत है अड्डा 24/7 के इस प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहला सवाल आपसे पूछूंगा अनूप, कैसे शुरुआत हुई, जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, और इनफैक्ट ये जो जेई बनने का सपना था ये आपने कब देखा और किस तरीके से आपने अपनी स्कूलिंग की, एक बार विस्तार से बताइए सभी के सभी एस्पिरेंट को। ये सर, जैसे कि मेरा नाम अनूप कुमार वर्मा है और मैंने अपनी स्कूलिंग उत्तर प्रदेश लखनऊ से की है और मेरा बीटेक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी से किया है। उसके बाद मैंने गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन की थी और उसके बाद फिर मैंने गेट क्वालिफाई किया था। गेट क्वालिफाई करके मैंने एमटेक एनआईटी वारंगल वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग में किया था और फिर उसके बाद मैंने 2 साल जो है किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में मैंने टीचिंग की थी और उसके बाद फिर टीचिंग में कोई ज्यादा स्कोप मुझे दिखा नहीं कुछ खास ऐसा, तो फिर उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में थोड़ा सा फोकस किया। सही सर, अभी तो मतलब फिर यही है। ओके, मतलब इनफैक्ट आपने मतलब अच्छा खासा समय दिया है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ अनूप कि आपकी प्रिपरेशन जो थी वो बीच में इंटरप्ट हुई थी, या फिर आप टीचिंग उसी सेगमेंट में कर रहे थे जिस सेगमेंट में आप हो, यानी कि सिविल इंजीनियरिंग ही पढ़ा रहे थे, या फिर कुछ अदर सब्जेक्ट को आप देख रहे थे टीचिंग के ड्यूरेशन में? यस सर, मैं प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में ही मैं जो है सिविल इंजीनियरिंग ही पढ़ाता था। यस सर। ओके ओके, तो दैट्स वाई आपका वो पोर्शन भी टच में होगा और उसके बाद आपको लगा कि नहीं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा उतना चार्म नहीं है, और डेफिनेटली आपने जो डिसाइड किया वो आपको यहाँ पे मिल गया। बहुत सारे एस्पिरेंट, बहुत सारे स्टूडेंट, ऐसा भी होता है अनूप, शायद आपके साथ भी हुआ हो, कई बार ऐसा लगता है कि एग्जामिनेशन दे रहे हैं और एग्जामिनेशन में सक्सेस नहीं मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल, आपने गेट एग्जामिनेशन दिया, गेट के बिहाफ पे आपने एमटेक ज्वाइन कर लिया। बहुत सारे बच्चों का ड्रीम होता है गेट के बिहाफ पे हमें पीएसयूज मिल जाए, तो एमटेक ना करके हम पीएसयूज ज्वाइन कर लेते हैं। इनफैक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज ट्राई करते हैं, उसके बाद जेई के एग्जामिनेशन को भी देते हैं, स्टेट ए के एग्जामिनेशन को देते हैं। अभी स्टेट में जैसे यूपी से आप हो तो यूपी पीएससी एई की वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इस तरीके से मल्टीपल एग्जामिनेशन देते हैं और मल्टीपल एग्जामिनेशन में फेलियर भी मिलते हैं। आपने कितने एग्जामिनेशन दिए, या फिर एसएससी जेई का ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका, पहला, दूसरा या तीसरा, कौन सा अटेम्प्ट था? यस सर, जैसे कि मैं पहले थोड़ा एसएससी के बारे में इतना मतलब अवेयर नहीं था इसके बारे में। मैं पहले गेट एंड इंजीनियरिंग सर्विसेज की प्रिपरेशन किया हूँ ज्यादा, सबसे ज्यादा। और फर्स्ट मेरा टारगेट था बीटेक के बाद की गेट क्वालिफाई करके मुझे हायर एजुकेशन थोड़ा एमटेक करना है, क्योंकि बीटेक में उतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाया था मैं। तो मेरा टारगेट था कि एमटेक करना और अच्छे एनआईटी से करना है, मतलब ये टारगेट था मेरा। फर्स्ट टारगेट मेरा यही था। तो उसके बाद फिर मैंने गेट क्वालिफाई किया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, और अच्छे एनआईटी से आपने बोला तो डेफिनेटली आपने किया भी एमटेक वहां से। हाँ यस सर, एनआईटी वारंगल टॉप का एनआईटी है, तो थोड़ा वहाँ थोड़ा बिल्कुल। और एक्सप्लोर चीजें हुई मेरी लाइफ में थोड़ा सा। तो वहाँ के जो प्रोफेसर थे थोड़ा सा उन्होंने, और मेरे उस समय कुछ मेरे दोस्त, एक दो दोस्त मेरे, एक सीपीडब्ल्यूडी में, एक बीआरओ में, ऐसे उस समय ज्वाइन किया था। तो फिर जब मैंने कॉलेज अपना कंप्लीट किया टीचिंग की, तो मेरे दोस्तों ने भी समझाया कि ये टीचिंग में इतना नहीं है, तुम अगर अच्छे शार्प माइंडेड थोड़ा सा, तो ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा ट्राई इसमें करना चाहिए। एक बार तैयारी करो। तो मैंने फिर ये सर, अब ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है एसएससी जेई, मतलब एसएससी जेई का ये मेरा फर्स्ट ही अटेम्प्ट था। ओके,
आपने एसएससी जेई का फर्स्ट अटेम्प्ट ही दिया था। इनफैक्ट फर्स्ट अटेम्प्ट देने के समय में आपने बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी देखी होंगी, फॉर एग्जांपल कि जो गेट की आपने प्रिपरेशन किया था, गेट की पढ़ाई जो की होगी, डेफिनेटली कॉन्सेप्ट वगैरह सब कुछ अच्छे से पढ़ते हैं, लेकिन जो जेई के एग्जामिनेशन होते हैं आपने क्वेश्चंस में बहुत ड्रास्टिक चेंज देखा होगा। वहां पे आपको सॉल्व करने की जरूरत है, डेसिमल के 2 प्लेस पे, 1 प्लेस पे, इस तरीके के आंसर लाने हैं, कैलसी वगैरह का यूज करना है। और यहाँ पे इस एग्जामिनेशन में वन लाइनर क्वेश्चन है ना, तो मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हो कि न्यूमेरिकल ना के बराबर ही होते हैं। और कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिसमें आपको थोड़ा बहुत चीजों को याद करना पड़ता है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं। तो उसके लिए क्या अलग से कुछ अपना स्ट्रेटेजी प्लान किए थे जिस समय एग्जामिनेशन के फॉर्म को फिल किया था, पीवाईक्यूज वगैरह लगाए थे, टेस्ट वगैरह दिया था, कुछ ऐसी प्लानिंग हो तो बताइए आप। यस सर, ये तो सबसे मतलब देखा जाए तो गेट में जो एक तरीके से कंसंट्रेटेड एरिया होता है कि वहां से क्वेश्चन आता ही आता है। तो बिल्कुल एसएससी जेई में क्या होता है, बहुत डाइवर्सिफिकेशन होता है, बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल चीजें होती हैं, बहुत रटना पड़ता है, मतलब बहुत डेटा रटना पड़ता है। ये जैसे कह बिल्कुल। सकते हैं कि अ, जैसे डायरेक्टली एसएसडी दे दिया 80 किलोमीटर पर आवर, उसने पूछ दिया स्पीड पे डायरेक्टली एसएसडी कितना होगा, और हाँ मतलब डायरेक्ट डेटा याद करना पड़ता है। और बहुत सारा मतलब हर सब्जेक्ट में ही डेटा रहता है ऐसे। तो उसको काफी स्टिकी नोट्स मैंने लगाए थे, क्योंकि डेटा सर इतना याद नहीं होता है इतना, मतलब सिविल इंजीनियरिंग का सिविल सिलेबस ही इतना ज्यादा है। सिविल का सिलेबस ज्यादा है, इसी की वजह से कट ऑफ भी वैसी ही रहती है प्री की, जैसा कि बाकी ब्रांचेस की जाती है 160, 170, 55, और सिविल की कहाँ 120, 125, 130 तक। तो डेफिनेटली ये तो एक मैटर करता ही है, ये पॉइंट तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो। इसके लिए डेटा आपको याद करने के लिए आपने स्टिकी नोट्स वगैरह का यूज किया जो चिपका लेते होगे आप जहाँ पढ़ते होगे स्टडी टेबल के सामने। यस सर, यस और सर। हाँ, मैंने वॉल पे कुछ शॉर्ट डेटा नोट्स जो वगैरह भी मुझे, बनाते थे हाँ जो क्या? शॉर्ट नोट्स भी बनाते थे? शॉर्ट नोट्स सर, यस सर, शॉर्ट नोट्स मैंने कुछ सब्जेक्ट के बनाए थे, और मेरे पास एक हैंडबुक थी। तो मैंने को ओके। कुछ एडिशनल रहता था, मैं उसी हैंडबुक पे लिख लेता था, कुछ एडिशनल अगर रहता था। और हम्म। कुछ सब्जेक्ट का जैसे मुझे कुछ डेटा लगा कि जो कि उसमें नहीं है, तो उसको हम्म। मैं करता था, उसको एक मतलब उस सब्जेक्ट का एक पतला सा बना लेता, 4-5 पेज का बना लेता था। तो वो जो डेटा उस हैंडबुक में नहीं है, वो डेटा मैं नोट कर लेता था उसको। ओके ओके, मतलब समझ गया। आपके शॉर्ट नोट्स काइंड ऑफ वो नोट्स होते थे जो फर्रे टाइप से बोल सकते हो, 4-5 पेज उसमें लिख लिया है, उसको पेज रख लिया है, उसको जब भी पढ़ना है या एग्जाम देना है रिवाइज कर लिया आपने। डेफिनेटली ये चीज़ वर्क भी करती है। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, बहुत सारे एस्पिरेंट हर स्टूडेंट से पूछते हैं जो बच्चा सेलेक्ट होता है। आप भी सेलेक्ट हुए हो, एमईएस डिपार्टमेंट मिला है, आपसे भी कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन बनता है कि आपकी पढ़ाई की स्ट्रेटजी जो भी रही, इफेक्टिवली कितने आवर्स की पढ़ाई होती थी, मतलब इफेक्टिव एक दिन में कितने घंटे ऑन एन एवरेज पढ़ लेते थे आप, ये अगर मैं पूछूं आपसे तो। यस सर, जैसे मेरा जेन्युइन रिप्लाई मतलब यही रहता है कि जैसे मैं जॉब कर रहा था, जॉब में इतना प्रोफेशनल टाइम मिलता नहीं था। फिर मैंने जॉब हम्म। इसीलिए छोड़ी क्योंकि जॉब के टाइम पे आपको उतना टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें रहती हैं जॉब में। जब मैंने प्रिपरेशन जब स्टार्ट की, तो मैंने कभी आवर्स आवर्स तो मैंने सर कभी काउंट नहीं किए, कभी भी नहीं मैंने काउंट किए। ओके, क्योंकि मतलब जब जब टाइम आप मिल रहा तब पढ़ने बैठ जाते थे? जैसे मैं जब भी उठ रहा हूँ तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि पढ़ाई में ये डेटा ये कैसे आया था, ये कैसे, ये चीजें मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आपके दिमाग में डेटा चलना चाहिए। और जब प्रिपरेशन करते हैं आपको पढ़ाई पे 100% उसी फोकस रहना चाहिए। मैं सर यही बिल्कुल। करता था, क्योंकि मैं जब सोता भी था तब भी मैं अपना डेटा कुछ कभी कभार दिमाग में रहती थी, बहुत सारी चीजें रहती है जो आप प्रिपरेशन करते हैं। तो आवर्स काउंट नहीं होते सर, मेरे हिसाब से अब सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी रहती है, तो उसका नहीं बता सकते। बिल्कुल ये जैसे फैक्ट मैंने है, और लाइब्रेरी मैं से भी ज्वाइन की थी। बिल्कुल बिल्कुल एग्री करूंगा इस बात से। और आवर तो वो काउंट करेगा जिसको लगेगा कि आवर इतने घंटे पढ़ लिया तो इस घंटे से काम चल जाए। डेफिनेटली सबकी अलग अलग कैपेसिटी भी होती है, सबके पढ़ने का तरीका अलग होता है। लेकिन जो आपने बात बोली, ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने यही बोला है कि सर टाइम जितना मिल जाए उतना पढ़ो, आपको जो टाइम मिले, क्योंकि उस समय आपका एक ही काम है प्रिपरेशन। और सिलेक्शन जितनी जल्दी मिलता है ना उतनी ही खुशी होती है और उतना ही एफर्ट हमारे बच जाते हैं। जितना डिले होगा हमारा पेस भी कम हो जाता है, स्लो हो जाते हैं चीज़ों को पढ़ने में, उतना ज़्यादा जोश एनर्जी वो फिर से नहीं आती है। डेफिनेटली अगर आप भी एक दो अटेम्प्ट, मल्टीपल अटेम्प्ट्स और भी ट्राई किए होते तो आपके अंदर वो एनर्जी नहीं होती, वो जोश नहीं होता जिस जोश से पहली बार आप पढ़ रहे थे। और डेफिनेटली आपको ये सफलता इसीलिए मिली है कि आपने टाइमलेस, मतलब टाइम को ना देखते हुए किसी भी समय पे जो भी टाइम मिल रहा है, इनफैक्ट आपने बोला कि सोते समय भी दिमाग में चलती रहती थी चीजें, वो सब चीजें आपने देखी और उस हिसाब से आपका सिलेक्शन हुआ। इसके अलावा
ये तो प्रिपरेशन था, प्रिपरेशन में जो भी हर्डल्स आते हैं वो सब तो आपने देखे ही देखे। इसके अलावा अपार्ट फ्रॉम प्रिपरेशन अगर मैं आपसे पूछूं थोड़ी सी पर्सनल लाइफ के बारे में, जैसे कि मान लो कि बहुत सारे एस्पिरेंट होते हैं कि उनका ड्रीम होता है कि शुरुआत से ही ड्रीम होता है कि मुझे तो जेई सरकारी नौकरी एक निकालनी है और जेई की जॉब करनी है। बहुत सारे लोगों को इसके अलावा भी और सारे डिजायर्स होते हैं, घूमने जाना किसी की हॉबीज होती हैं, एक्सप्लोर करना। किसी किसी को लगता है कि ये तो एक पहला पड़ाव था लाइफ का जो कि अचीव हो गया, इसके बाद कहीं और जाना है। तो क्या आप इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन को देने के बाद यहाँ सिलेक्शन हो गया, इसके बाद आपको लगता है कि और भी एग्जामिनेशन आपको देने हैं या फिर यहाँ ये सफिशिएंट है, इसके बाद अपने लाइफ को आप एक्सप्लोर करोगे? नहीं सर, जैसे कि मैं मतलब अब सिविल इंजीनियरिंग में क्या होता है कि सर आप जितना अगर पढ़ लेते हैं तो आप कभी एक जगह पे मत रुकिए, क्योंकि इतना पढ़ने के बाद आप जैसे भी मेरा एग्जाम मैं पे यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। ओके। तो जॉब मतलब रिजल्ट रिजल्ट आ गया उसके, मतलब मैं रिजल्ट जब आया भी नहीं था उससे पहले ही मैं लग गया था चीजों में। तो मतलब एक जगह पे नहीं रुकना चाहिए। हाँ, जब एक बार एक सेटिस्फेक्शन एक जब आपको लग जाए तो एक स्टॉप कर देना चाहिए। वैसे मेरे हिसाब से लर्निंग तो कंटिन्यूअस रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल 100% करेक्ट तो बात बोली आपने। लर्निंग हमेशा कंटिन्यूअस होनी चाहिए और जहां तक आपको रीच मिल सकती है वहां तक जाना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में एक्सप्लोर करना है आपने सिविल इंजीनियरिंग के लिए, डेफिनेटली उसके एप्लीकेशन वगैरह मल्टीपल यूजेस तभी आप कर पाओगे जब एक ऐसी पोजीशन पे पहुंचोगे जहां पे इनका यूज होगा एक्चुअल में। तो डेफिनेटली ये सारी बातें हमें समझ में आ रही हैं धीरे धीरे, और सारे के सारे व्यूअर्स को भी समझ में आ रही होंगी। एक बात और भी पूछूंगा, सब्जेक्ट जैसे होते हैं, मल्टीपल सब्जेक्ट सिविल इंजीनियरिंग में है, सॉइल मैकेनिक्स है, इनफैक्ट गेट के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो सर्वे, सॉइल, सोम, एफएम, ये सारे सब्जेक्ट ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जहां से ज्यादातर क्वेश्चन, इन्वायरमेंट ले लिया जाए। लेकिन ओवरऑल अगर सब्जेक्ट 12-13 सब्जेक्ट हैं उसमें से फेवरेट सब्जेक्ट, कुछ 4 फेवरेट सब्जेक्ट का नाम मैं अब आपसे पूछूं कि आपके पसंदीदा सब्जेक्ट थे जिसमें आपको लगता था कि यार इसमें तो कोई क्वेश्चन आ जाना मैं मुझसे छूटेगा नहीं, मतलब कर लूंगा, ऑलमोस्ट कर लूंगा, तो वो 4 सब्जेक्ट कौन से हैं? मेरा सबसे सबसे फेवरेट सब्जेक्ट मेरा सॉइल था। ओके। और उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल था मेरा। और एक ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हाईवे इंजीनियरिंग थोड़ा ज्यादा मेरा फेवरेट था। और ओके। और उसके बाद मतलब फेवरेट, हाँ मतलब यही सब सारे थे favorite। और बाकी सब थोड़ा थोड़ा, मतलब सब पढ़ते तो सभी थे लेकिन मतलब इन पे ज्यादा फोकस रहता होगा, इनको अच्छे से एक तरह से बोल सकते हो मजा आता होगा इनमें। हाँ जैसे, और ये थोड़ा सा, हाँ जैसे बीएमसी बीएमसी फेवरेट तो नहीं था, लेकिन बीएमसी जब मैंने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा तो वो भी बिल्कुल। थोड़ा सा अच्छा सब्जेक्ट हो गया था, वो क्योंकि हेल्प भी उसमें किया सबसे ज्यादा होगा क्योंकि जेई मार्क्स में आते तो, थे। हाँ, और गेट का अलग ही सबसे रहता है, ज्यादा गेट में मार्क्स। बीएमसी का कोई नामो हाँ। निशान नहीं, मतलब तुक्का, एक एक का दुक्का क्वेश्चन। एस्टिमेशन कॉस्टिंग पढ़ाई की थी कि नहीं आपने? यस सर, एस्टिमेशन एस्टिमेशन पढ़ी थी मैंने। एस्टिमेशन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है वैसे देखा जाए तो सर। बिल्कुल। काफी, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही पढ़ा था तो मुझे हाँ। काफी इंटरेस्टिंग लगा और काफी अच्छा सब्जेक्ट था। ओके। एस्टिमेशन और बीएमसी के वेटेज की क्योंकि तो खैर चर्चा ही नहीं करेंगे क्योंकि वो तो हर साल ही अच्छा खासा वेटेज आता है। और एक सवाल और, कोई सब्जेक्ट ऐसा भी था जिसको पूरा कंप्लीटली आपने छोड़ दिया था, मतलब एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के दौरान भी? मैंने सर ऐसे, मतलब अगर देखा जाए तो मैंने स्ट्रक्चरल एनालिसिस का शुरू का पोर्शन मैंने डिटर्मिनेसी तो मैंने पढ़ा था। और थोड़ा ओके। सा ट्रेसेस देख लिया था, बाकी मैंने कुछ नहीं आर्चेस पढ़ा था पढ़ लिए उसमें। होगे। हम्म। हाँ वही, मतलब जैसे जो जो एकदम छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना उनके खाली, जैसे मेथड्स होते हैं जो उसमें उनके मेथड्स के नाम देख लिए थे, किसमें कौन से मेथड्स यूज होते हैं, कौन समझ से गया, कानीज डिस्प्लेसमेंट मेथड, मेथड। स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड और ये सब, हाँ हाँ मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन हाँ हाँ, वगैरह, ये ये सब। सब नाम आपने देख लिया था कि किससे क्या होता है, जो कि रिक्वायरमेंट है। देखो जेई की यही रिक्वायरमेंट, आपको अब एमडीएम पे अब क्वेश्चन नहीं आएगा जैसे यूएससी में आता है। डेफिनेटली बहुत बड़े क्वेश्चन होते थे, एसएससी जेई में पहले पूछे जाते थे जब सब्जेक्टिव हुआ करता था, अब तो खैर ऑब्जेक्टिव ही हो गया। प्री के मार्क्स की बात करूंगा सबसे पहले आपसे अनूप, कि प्री में ऑलमोस्ट कितना स्कोर किया था आपने टोटल? प्री में सर मेरे सर 130 या 129 के ऊपर मार्क्स थे सर। ओके ओके। और इसमें अगर मैं स्पेसिफिकली पूछूं, जो कि मैं हमेशा पूछता हूँ, जीएस वाला पोर्शन जो 50 नंबर का था, उसमें कितना स्कोर था? सर वो सबसे ज्यादा हर्डल, सबसे ज्यादा इंजीनियर्स के लिए वही होता है। बिल्कुल। मतलब
मैंने तो सर 20 या 21 के अराउंड मार्क्स किए थे, पर मैं अपने आप को बहुत अच्छा मानता हूँ कि मैंने 20 मार्क्स अचीव कर लिए थे। बिल्कुल सही बात है, और इनफैक्ट मतलब अच्छा मुझे मानना ऐसा भी लगता चाहिए, है। क्योंकि यहाँ पे हमने फोर्थ रैंक, सिक्स्थ रैंक, और जो बच्चे इस बार बहुत अच्छे मार्क्स लेके आए हैं उनके भी हमने इंटरव्यूज करे हैं, और उनसे भी यही पता चला कि 17 नंबर, 16 नंबर, 15 नंबर, 13 नंबर तक बच्चों ने हासिल किया है, और CPWD भी मिला है डेफिनेटली। लेकिन ये चीज़ एक कंसर्निंग होती है इंजीनियरिंग एस्पिरेंट के लिए, क्योंकि इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं, उसमें उलझा हुआ रहता है, और रोज रोज की रूटीन फॉलो नहीं कर पाते हैं। करंट अफेयर की बात करें या फिर जो भी आपके नॉन टेक पोर्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी की बात करें, तो उसमें भी हाँ थोड़ा साइंस वाला पोर्शन ऐसा होता है जहां से स्कोर आ जाता है। डेफिनेटली आपने भी वहीं से स्कोर किया होगा। अनूप, ये सारी बातें हम लोगों ने की, बहुत अच्छा मैंने लगा। यस सर। हाँ हाँ, बताइए बताइए। या सर, जीएस सर, इस बार का पेपर थोड़ा सा, मतलब ये मानूंगा, थोड़ा सा पेपर इस बार थोड़ा सा हल्का था। जीएस का पेपर, नहीं तो जीएस का पेपर थोड़ा सा रहता है, टफ रहता है। तो इसलिए थोड़ा मार्क्स इस बार लोगों के आ गए, नहीं तो इतने भी मार्क्स लाने में सब थोड़ा वो हो जाता है, क्योंकि जीएस, क्योंकि सर सबसे मेन होता है प्री में सर टाइम मैनेजमेंट। बिल्कुल सही बात है। प्री एग्जामिनेशन प्री में में सर ऑलमोस्ट टाइम 200 मैनेजमेंट। क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आपने पूरे अटेम्प्ट कर लिए थे अनूप, अगर ईमानदारी से पूछा जाए कि आपने पूरे पेपर सर को देख लिया था? ये सर, मैंने पूरे पेपर को 2 बार देख लिया था सर। मैं तो दो ओके, बार देख लिया वेरी था। नाइस। मैं एक्चुअली मैं टेस्ट बहुत दिया था, तो मैंने 162 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे सर। ओके। टेस्ट सीरीज देने से ये फायदा तो जरूर होता है कि आपकी स्पीड, एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है। आपने पेपर को मल्टीपल टाइम्स स्किप भी किए थे, क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू वगैरह यूज किया था, या फिर डायरेक्ट करते गए थे पेपर? हाँ, ये नहीं नहीं सर, जो मतलब मेरी स्ट्रेटजी ये थी कि सबसे पहले मैंने टेक्निकल पोर्शन को अटेम्प्ट किया था। टेक्निकल पोर्शन में क्या रहता है सब सर, याद रहता है सब कुछ, सारी चीजें जो जो आप बिल्कुल हम्म। घोल के जाते हैं ना, वो सब चीज याद रहती है। बिल्कुल। तो मैंने सबसे पहले टेक्निकल 40 मतलब मैंने 40-45 जो एक फर्स्ट शॉट में गए, जो फर्स्ट शॉट में जाते हैं क्वेश्चंस, वो मैंने सारे क्वेश्चन फर्स्ट मार्क कर लिए। फर्स्ट राउंड में ये सारे मार्क जो मेरे सारे हो गए। और मेरे हिसाब से मेरे क्वेश्चन काफी 60 या 65 के अराउंड फर्स्ट राउंड में ही हो गए थे क्वेश्चन, 60 के अराउंड टेक्निकल ओके। में। और ओके। और रीजनिंग में तो सर टाइम लगता है। रीजनिंग में तो आप ये मान लीजिए 100%। 40-45 मिनट तो आपको लगेगा ही रीजनिंग में। ये इतना तो लग जाता ओवरऑल, है सर उसमें रीजनिंग। ओवरऑल अगर मैं पूछूं अनूप आपसे कि ओवरऑल आपने टेक्निकल में प्री एग्जामिनेशन में कितना स्कोर किया था? सर एग्जैक्टली याद नहीं है, इसका हाँ मतलब मुझे लमसम। याद है। हम्म। हाँ मतलब वही सर गया था 77 ऐसा कुछ था सर, 70 के आसपास। 76। अच्छा, हाँ हाँ, 76 इसके के इसके आसपास। ऊपर ही था फिलहाल। ओके ओके और ओके। इसमें रीजनिंग में था, रीजनिंग में 45, रीजनिंग में याद है 45 था, ये सबसे ज्यादा ओके रहता ओके ओके। ओके फाइन। ऑलमोस्ट बहुत अच्छा स्कोर है, इनफैक्ट टेक्निकल में बहुत अच्छा स्कोर आपने किया है। रीजनिंग में भी बहुत अच्छा स्कोर बोलूंगा, 45, 46, 47, 48, और कुछ बच्चे ऐसे भी मिले जिन्होंने 50 भी स्कोर किया है। तो ये स्कोरिंग पार्ट होता है टेक्निकल और रीजनिंग। जहाँ पे आपने स्कोर कम आते हैं वहां भी आपने एक डिसेंट स्कोर, 20 नंबर, वहां से भी आप 20-21 नंबर लेके आए, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं। इसके बाद अभी तो फाइनल मार्क्स कितने मिले हैं CBT 2 में, वो तो अभी आने है। बाकी यस हैं। एक सर। रॉ मार्क्स आया होगा डेफिनेटली, उसको आपने कैलकुलेट किया होगा, वो तो फाइनल मार्क्स आने के बाद ही पता चलेगा। ओवरऑल मतलब आपकी जर्नी देख के, सुन के बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट ये पता चला कि क्लैरिटी बहुत होनी चाहिए, थॉट्स में क्लैरिटी होनी चाहिए। मुझे एग्जामिनेशन कब देना है, क्यों देना है, देना है तो सिलेक्शन लेने के लिए कितने घंटे पढ़ने हैं, टाइमलेस कहीं नहीं देखना है समय, जितना समय मिले उतना पढ़ो, जिस समय आपको मन कर रहा है उस समय पढ़ो। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती हैं किसी भी एस्पिरेंट के सिलेक्शन के लिए। अनूप, लास्ट में बस एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, उन सभी एस्पिरेंट के लिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ इस बार, और कुछ मार्जिन से रुक गए, किसी का सिलेक्शन इसलिए नहीं हुआ कि उनका कुछ पोर्शन वीक था या फिर पढ़ाई नहीं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? सर जैसे कि मैं सबको तो नहीं बता सकता, पर एक मेरा दोस्त साथ में था, मतलब हम दोनों लोग ही पढ़ते थे एसएससी जेई के लिए। तो उसका इस बार कुछ मार्क्स से सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जी। मैंने उससे कहा कि मैं भी हो सकता तो तुम्हारे लिए एसएससी जेई ना हो, यूपीपीएससी जैसे यूपी का ही है। तो मैंने कहा तुम, जिस दिन से उसका नहीं हुआ उस दिन वो यूपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर के लिए लग गया। तो मैंने कहा हम्म। ठीक है, कोई नहीं, अगर नहीं हुआ तो आगे जिस चीजें हैं तो मतलब एग्जाम सर आगे भी तो रहेगा ना, ऐसा तो नहीं सर आगे बिल्कुल। एग्जाम नहीं रहता है। हार नहीं माननी तो चाहिए पढ़ाई इनफैक्ट। छोड़नी नहीं, मतलब मेरे हिसाब से हम्म। कंसिस्टेंट आप लगे रहिए बस। बिल्कुल। बिल्कुल सही बात की आपने। और
जो कंसिस्टेंसी से लगा रहेगा, जो अपने वीकनेस पे वर्क करेगा, उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। बहुत अच्छा लगा अनूप आपसे बात करके। आई होप सभी एस्पिरेंट जो वीडियो को देखेंगे उनको भी बहुत मजा आएगा और इनफैक्ट वो मोटिवेट होकर अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, आज से अपनी पढ़ाई को करना स्टार्ट करेंगे। आई होप गाइज आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा और बने रहिए इंजीनियर सेटअप पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।